हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के 6th चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क। ईएमएफ इन रोटेटिंग डिस्क का मतलब ये है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई डिस्क जो कि कंडक्टिंग डिस्क है, अगर वह रोटेट करती है अपने एक्सिस के या अपने सेंटर के अराउंड, तो उसमें कुल कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये भी साथ में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसमें जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका डायरेक्शन क्या होगा और साथ में उसके पोलराइजेशन क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ये जो हमारा बोर्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ठीक है, इसमें मैंने एक डिस्क लिया। सपोज करिए कि ये डिस्क है, ये कंडक्टिंग डिस्क है। ये कंडक्टिंग डिस्क है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस, यदि मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस L है। यह डिस्क इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए, परपेंडिकुलरली कट करते हुए, इस डायरेक्शन में यदि ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये मूव करती है, तो हमें ये फाइंड करना है कि इस कंडक्टिंग डिस्क में कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस ईएमएफ का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। 1 मिनट के लिए हम ये देखें कि अगर इस इस डिस्क की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं उसको F से डिनोट करूं, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में यह कुल कितने राउंड रोटेट हो रही है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ के इक्वल होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। और अगर इसकी एरिया को हम डिनोट करेंगे ए से, सिंस एरिया ऑफ डिस्क इक्वल टू ए, इस तरह से अगर डिनोट किया जाए, जो कि किसके बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसकी रेडियस कितनी है, L है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर को इक्वल हो जाएगा। पाई L स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिस्क की एरिया होगी पाई L स्क्वायर, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और इस डिस्क की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो F है, तब हमें ये देखना है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें देखना है कि कितना चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ये हमको पता है। सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है B डॉट ए, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज द एरिया वेक्टर। ये आपका बन जाएगा BA cos ऑफ थीटा। BA cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम जान रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए कि अगर ये डिस्क है, तो इस डिस्क का जो इनर साइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। ये भी क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो इन दोनों का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, तो A इंटू कॉस 0, कॉस ऑफ 0 जो कि कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा B इंटू ए। तो यहाँ पे हमने
मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया इस डिस्क के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये होगा फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अब हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि फैराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है कि ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपान में डी टी होता है। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वह लेंज के लॉ की वजह से आता है, क्योंकि लेंज लॉ ये बताता है कि किसी कॉइल या किसी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे उसमें प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे उस अपोजिशन की वजह से यहाँ का जो साइन है वो निगेटिव होगा। यहाँ पे हमने ये निगेटिव साइन अप्लाई किया है। डी फाई अपान डी टी क्या है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर मैं बी ए लिख दूँ तो माइनस डी अपान डी टी इंटू में ये हो जाएगा, इंटू में सॉरी बी इंटू ए हो जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो माइनस बी इंटू डी ए अपान में डी टी, ये हमें मिल गया ईएमएफ ई। तो अब यहाँ पे डी ए अपान डी टी ये किसके बराबर है, डी ए अपान डी टी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एफ, सिंस डी ए अपान डी टी इक्वल टू ए इंटू एफ, यानी कि जो एरिया होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दें तो डी ए अपान डी टी की प्लेस पे लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर ई इक्वल टू माइनस बी इंटू ए इंटू एफ के इक्वल हो गया। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस डिस्क पर कुल कितना ईएमएफ है ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ई इक्वल टू माइनस बी इंटू ए इंटू एफ। अगर ए की वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर दी जाए तो ए इक्वल टू पाई एल स्क्वायर है, तो माइनस बी इंटू पाई एल स्क्वायर और इंटू अगर एफ की भी वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए तो यहाँ से एफ इक्वल टू हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई, ये हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग कि एफ इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर होल अपान में 2। तो इस डिस्क पर कुल कितना मैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो होगा माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान में 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। हम जानते हैं कि यदि अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि इन तीनों के बीच में यदि राइट एंगल बने, मीन तीनों परपेंडिकुलर हों, तो हमारी जो 4 फिंगर होती है या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, तो हमारी मिडिल फिंगर या इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को शो करता है, और हमारा जो थंब है वह उस कंडक्टर या कॉइल या डिस्क के मोशन को शो करता है। अब यहाँ पे मैं अपने 4 फिंगर को इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस बोर्ड के इनवर्ड है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको शो करता हूँ, तो पॉइंट करता हूँ, और हमारे ये डिस्क है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो थंब को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया, तो यहाँ पे हमारी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन को शो कर रही है लेफ्ट हैंड को। मतलब ये हो गया कि इस डिस्क में जो करंट का डायरेक्शन होगा या ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन होगा। अगर इस पॉइंट को P देता हूँ तब P टू A के इक्वल होगा, P टू A की तरफ होगा। ठीक है, P से A की तरफ इसमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे पोलैरिटी की बात करें कि पोलैरिटी क्या है, तो पोलैरिटी जैसे हम जानते हैं कि जिस पॉइंट से करंट बाहर होता है उस पर पोल ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्लस की पोलैरिटी होगी और ये P पॉइंट पर क्या होगी, निगेटिव पोलैरिटी होगी। ठीक है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ईएमएफ फाइंड किया किसमें, यदि कोई एक डिस्क है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से अगर रोटेट करती है, तो इस डिस्क पर जो मैग्नेटिक ईएमएफ होगा वह माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान में 2 होगा, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है
ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और जो एल है इस डिस्क की रेडियस है। ठीक है बेटा। अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखेंगे। एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब यह है कि यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस सिचुएशन में कुल कितना वह एनर्जी स्टोर करता है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमने एक अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस बोर्ड के क्या है, इनवर्ड है, इस बोर्ड के इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और इसमें मैंने एक यू शेप की कॉइल लिया और इस तरीके से इस कॉइल को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। इस कॉइल पर एक कंडक्टर हमने रखा है, जो कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है कि कंडक्टर के रखने से यह कॉइल का जो शेप है या एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है। इसका नाम मैं देता हूँ P, Q, R एंड S। अगर इस कंडक्टर की लेंथ को L से डिनोट किया जाए और इसमें अगर यह कंडक्टर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर v वेलोसिटी से मूव करता है तो ये जो डिस्टेंस होगी इस साइड और इस कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको यदि मैं किसी इंस्टेंट पर यदि x मान लेता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी या क्या होगी, वेरिएबल होगी। अगर कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यह x की वैल्यू बढ़ेगी, कंडक्टर अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। तभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वह करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि इस कंडक्टर को जो ईएमएफ ई होता है वह BLV के बराबर होता है। कितना होता है, E = BLV। ई ईएमएफ है इस कंडक्टर का। इस कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वह करंट का डायरेक्शन भी कौन सा होता है, ये इस डायरेक्शन में होता है, इसको I से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगर जैसे इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ही डायरेक्शन में होता है जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पे एक फोर्स लगता है जो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड होने वाला करंट है, अगर उस कंडक्टर को ओम्स लॉ से हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा I = E/R के बराबर होगा। I = E/R। अगर इसमें E की वैल्यू रख दिया जाए तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से E निकला है तो ये हो जाएगा BLV/R। I = हमें क्या मिला, BLV/R। ये हमने करंट निकाल लिया है कि उसमें कुल कितना करंट प्रोड्यूस होगा। अब जो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है वह मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ILB sin थीटा के बराबर होगा। ILB sin थीटा। तो यहाँ पे अगर FB हम निकालें इसका जो मैग्नीट्यूड कितना होगा तो FB = होता है ILB इंटू में sin थीटा। अब I क्या है तो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट है, L क्या है तो इसकी लेंथ है, B
मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा, थीटा जो है इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तब आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। तो ये जो एंगल होगा यह एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वह 90 डिग्री का होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू इसमें 90 डिग्री रख दें तो ये जो बी होगा वह ILB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बी होगा वह ILB के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें अगर I की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए, इसमें ये I की वैल्यू अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो ये B इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इस I के प्लेस पे BLB अपान में R लिखे तो BLB अपान में R इंटू में L इंटू B तो रहेगा ही, ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान में R के इक्वल हो गया। ये क्या हुआ, FB हो गया, मतलब कि फोर्स अप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मिल गया। अब यहां पे जो मैकेनिकल, अच्छा ये जो फोर्स इधर लग रहा है, अब इस फोर्स के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट एक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग F एक्सटर्नल कर सकते हैं। या F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, तो FB के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान में R, और यह एक्सटर्नल फोर्स किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है या बैटरी जो होगी उसके द्वारा लगाया जाएगा। अब यहाँ पे इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा, वही वर्क डन इस कंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F एक्सटर्नल अगर हमने फाइंड कर लिया तब वो सिचुएशन में यहाँ पे जो पावर होगा, मैकेनिकल पावर होगा, जिसको हम लोग PM से डिनोट कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर, ये होता है F एक्सटर्नल इंटू में क्या होगा, F एक्सटर्नल इंटू V, ये मिल गया। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू ये है हमारे पास -B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान में R इंटू में V, या ये मिल जाएगा -B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान में R, ये मिल गया मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, -B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान में R। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिकल पावर PE, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू में R, ये बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होता है, I स्क्वायर R। अगर I की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर कर दी जाए, जैसे I की वैल्यू ये है, तो I की वैल्यू मैं ट्रांसफर करूँ तो देखो I इक्वल टू BLB अपान में R है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BLB अपान में R का होल स्क्वायर मिलेगा, और इंटू में जो ये R है ये तो R रहेगा ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर इंटू में R से R कैंसिल, ये हो गया आपका V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान में R, ये मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर मिल गया, ये इलेक्ट्रिकल पावर मिल गया। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल दें, मैग्नीट्यूड PM इक्वल टू मैग्नीट्यूड PM इक्वल टू, ये माइनस साइन का कोई रूल नहीं है, ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान में R। अब यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि जो मैकेनिकल पावर है और इलेक्ट्रिकल पावर है ये दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं सिंस PM इक्वल टू PE, और ये किसके इक्वल है, तो P B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान में R के इक्वल है। तब हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ उसका क्या हो गया है,
उसका फॉर्म जो है चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं कि मोशनल ईएमएफ में जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। देयरफॉर इन मोशनल ईएमएफ एनर्जी विल बी कंजर्व, एनर्जी विल बी कंजर्व। यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व रह रही है। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एनर्जी कंसिडरेशन बाय द मोशनल ईएमएफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके।